नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 63 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है एक सीरियल किलर की और ये कहानी 190 साल पुरानी है। उस सीरियल किलर की मौत भी 190 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन आज भी उसका चेहरा एक शीशे के जार में बंद है और जैसा कि 190 साल पहले था, आज भी वैसा ही है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया वो आपको आगे पता चलेगा। ये कहानी शुरू होती है स्पेन से। 1810 में डियागो एल्वेस नाम का एक बच्चा स्पेन के गैलेक्सिया शहर में जन्म लेता है। डियागो का परिवार बेहद गरीब था, तो जैसे तैसे डियागो अपना बचपन गरीबी में काट रहा था। जब वो 13-14 साल का हो गया था, तब डियागो के पिता ने उसको पुर्तगाल देश की राजधानी लिस्बन भेज दिया और उस वक्त लिस्बन शहर में रोजगार भी अच्छा खासा था। बाहर से बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में लिस्बन शहर में आते थे, लेकिन डियागो की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो बस काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला, लेकिन जैसे तैसे उसने पेट पालने के लिए झाड़ू वगैरह का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इन छोटी मोटी मजदूरी से डियागो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ऐसे में धीरे धीरे समय गुजरता है और डियागो की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो गलत रास्ते पर थे, लेकिन खूब सारा पैसा कमा रहे थे। डियागो ने देखा कि बिना कुछ काम धंधा किए ये लोग बड़े मज़े से जी रहे हैं, तो अब डियागो का भी दिमाग चलने लगा। उसने भी उन्हीं का साथ देना शुरू कर दिया और देखने लगा कि कैसे वो क्राइम करते हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं। अब डियागो जैसा कि वो उनके साथ हो गया था, तो धीरे धीरे उनकी बातों को समझने लगा और वो भी फैसला लेता है इस क्राइम के रास्ते पर जाने का। और यहीं से डियागो के क्राइम की कहानी शुरू हो जाती है। शुरू में डियागो ने छोटी मोटी लूटपाट करके अपना पेट पालना शुरू किया। शाम होने के बाद डियागो को जो भी कोई अकेला इंसान दिखता, पहले उसे डराता, फिर उसके सारे पैसे और कीमती सामान लूटता और फिर उसे मार देता ताकि कोई सबूत बचे ही ना। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे डियागो में लालच आने लगा। वो सोचने लगा कि कब तक ऐसे छोटी मोटी लूटपाट करके गुजारा करते रहेंगे, कोई बड़ा हाथ मारना होगा। इसके बाद डियागो अपना दिमाग दौड़ाता है। लिस्बन शहर में इधर उधर घूमता है, तो लिस्बन शहर में घूमते घूमते एक दिन उसकी नज़र एक पुल पर जाती है। पुल का नाम था एक्वस लिवर्ड एक्वेडक्ट। वो पुल तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा और 213 फीट ऊंचा था, यानी कि दिल्ली की कुतुब मीनार जितना। उस पुल का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान करते थे। किसान सुबह सुबह अपने खेतों से सब्जियां तोड़कर लाते थे, उस पुल के जरिए लिस्बन शहर पहुंचते थे, वापस अपनी सब्जियां बेचकर शाम को कमाए हुए पैसों के साथ उसी पुल से वापस अपने घर लौट जाते थे। अब डियागो ने उस पुल पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि शाम होने के बाद शुरू में तो कई किसान एक झुंड में उस पुल पर से गुजर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती जाती है, कुछ किसान अपनी सब्जियां जो बेच नहीं पाते हैं वो बाद में अकेले ही आते हैं। अब डियागो ने फैसला किया कि वो उन अकेले किसानों को ही अपना शिकार बनाएगा। अब उसके बाद शाम होते ही डियागो उस पुल पर पहुंच जाता और जैसे ही अंधेरा होता और यदि कोई किसान उस पुल पर से अकेला गुजरता, पहले तो उससे सारे पैसे लूटता और फिर उस पुल पर से उसे धक्का दे देता। अब किसान पुल पर से नीचे गिरने के बाद बचता ही नहीं, क्योंकि पुल की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। अब लूटे हुए पैसों के साथ डियागो शहर पहुंचता और वहां पर मौज से अपनी ज़िंदगी जीता। और जब डियागो के पास पैसे ख़त्म हो जाते तो वो वापस उसी पुल पर पहुंचता और इसी तरह से किसानों को लूटकर उन्हें मार देता। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा।
क्योंकि डियागो को किसी ने देखा भी नहीं, इसलिए वो पकड़ा भी नहीं गया। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया, किसानों ने ध्यान दिया कि हमारे कुछ किसान गायब होते जा रहे हैं। लगभग 2-3 महीने बीत गए थे। अब जैसे ही किसानों ने ध्यान दिया तो वो तुरंत पुलिस के पास गए और पुलिस को सब कुछ बताया कि इस तरह से उनके जो किसान साथी हैं वो गायब हो रहे हैं। अब क्योंकि वहाँ पर किसान की स्थिति उस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं थी और काफ़ी किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो पुलिस ने सोचा कि ये कोई आत्महत्या का मामला होगा। तो पुलिस ने इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब धीरे धीरे किसानों की ये तादाद 40 से 50 तक पहुंच जाती है। तो सारे किसान इकट्ठा होकर बड़ी तादाद में पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस को कुछ न कुछ करने के लिए बोलते हैं। अब पुलिस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आ गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, पुलिस एक्शन में आती है। अब पुलिस वालों ने सरकार के साथ बात करके उस पुल को ही बंद करवा दिया और नीचे से एक टेम्परेरी रास्ता बना दिया। सभी किसान अब उसी नीचे वाले रास्ते से जाने लगे और इसी के साथ गायब होने के मामले भी रुक गए थे। उस वक्त ये भी पता चला कि जो किसान गायब हुए थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वो भला क्यों खुदकुशी करने लगे? ये बात पुलिस के पास पहुंचती है और इसके बाद पुलिस का माथा ठनका। पुलिस की एक टीम उस पुल के नीचे पहुंच जाती है और तलाश करने लगती है। तलाश करते करते उन्होंने देखा कि जो किसान पुल पर से नीचे गिराए गए थे उनमें से कुछ किसानों की चाकू का वार था। यानी पुलिस को समझ आ गया था कि ये कोई मर्डर का मामला है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और पूरी जी जान से उस मर्डरर को पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि डियागो को पता था कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। तो वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है और क्राइम नहीं करता है। तो इस तरह लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अगले 3 सालों तक पुल बंद ही रखा गया और 3 साल में कोई भी क्राइम नहीं हुआ। अब 3 साल के बाद जब कोई क्राइम नहीं हुआ तो पुल को वापस खोल दिया गया। लेकिन इस बार वहाँ पर पुलिस का कड़ा इंतजाम भी किया गया। अब डियागो को पता चल गया था कि यदि वहाँ पर ये क्राइम करेगा तो पुलिस उसे तुरंत ही पकड़ लेगी। तो वहाँ पर उसने जाना बंद कर दिया। अब डियागो फिर से अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करता है। वो सोचता है कि अब अकेले वो ये सब नहीं कर पाएगा। उसके पास एक गैंग होनी चाहिए किसी बड़े काम को अंजाम तक पहुँचाने में। तो वो लिस्बन शहर में ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर देता है जो कि बहुत गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम करके अपना गुजारा कर रहे थे। अब जल्द ही डियागो ऐसे लोगों की गैंग बनाता है और उनके लिए हथियार भी खरीदता है। और इस बार वो पुल पर लूटपाट नहीं मचाने वाले थे, उनका निशाना था अमीर लोग। अब जल्द से जल्द पैसा कमाना है तो उन्होंने सोचा कि अब अमीर लोगों का शिकार किया जाए। उसके बाद डियागो एक इलाके में पहुंचता है और वहां पर शुरू में वो रेकी करता है। फिर एक घर सेलेक्ट करता था। अब उस घर में लोग कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने लोग हैं उस घर में, उसका पता करता था। और जैसे ही वो घर सेलेक्ट कर लेता था, अपने गैंग के साथ जाकर वहाँ पर लूटपाट मचाता था और कोई भी सबूत ना रहे इसके लिए लूटपाट मचाने के बाद घर में मौजूद सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता था। तो जो मौत का सिलसिला लिस्बन शहर में रुका हुआ था, अब वो फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार शिकार किसान नहीं बल्कि अमीर लोग थे। अब क्योंकि मामला था अमीर लोगों की मौत का, तो पुलिस के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। उस गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। लेकिन पुलिस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्राइम कर कौन रहा है, क्योंकि डियागो कोई क्राइम का सबूत छोड़ता ही नहीं था। अब पुलिस ने पूरे शहर में अलग अलग फोर्स तैनात कर दी। जगह जगह पर पुलिस चौकियां बना दी ताकि यदि कोई क्राइम करके निकले तो उसका पता चलते ही उसे
पकड़ा जा सके। लेकिन डियागो बहुत समझदार था। जब तक पुलिस को पता चलता वो लिस्बन शहर से बाहर चला जाता था। अब क्योंकि बाहर जाने के बाद वो कई दिन तक वापस नहीं आता था तो पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाती थी। अब इसी दौरान डियागो फैसला करता है पेरेडो एंड्राडे के घर लूटपाट करने का। वो पेशे से एक डॉक्टर था और उसके पास बेशुमार पैसा था। अब डियागो पूरी रेकी करता है और फिर एक दिन अपनी गैंग के साथ उस घर में घुस जाता है। उस घर में एक डॉक्टर के भाई की विधवा पत्नी थी, 2 बेटी थी और एक बेटा मौजूद था, लेकिन डॉक्टर घर से बाहर था। कुल मिलाकर 4 लोग थे। गैंग के कुछ लोग उनको पकड़ते हैं और बाकी के लोग उस घर में कीमती पैसे जेवर लूट लेते हैं और जाते जाते डियागो उन सभी को चाकू मारकर बेरहमी से मार देता है। लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर उस शहर में काफ़ी मशहूर था तो कुछ लोगों का आना और जाना वहाँ पर लगा रहता था। तो उनमें से कुछ लोगों ने डियागो को घर से बाहर निकलते हुए देख लिया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की और जल्दी से पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी। डियागो ने अपनी गैंग के साथ मिलकर किसी नए रास्ते से निकलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन इस बार डियागो सफल नहीं हुआ और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब जब पुलिस उन लोगों को पकड़ती है तो शुरू में उन्हें देखकर उन पर बिल्कुल भी शक नहीं होता है कि क्या वो ऐसा क्राइम कर सकते हैं, क्या इतनी बेरहमी से लोगों को मार सकते हैं। तो धीरे धीरे पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू कर दी और पुलिस ने अपना हथकंडा अपनाया और उनसे सारा वाकया उगलवा लिया। उन्होंने अपने क्राइम का पूरा कच्चा चीटा पुलिस के सामने खोल दिया और कबूल कर लिया कि हमने क्राइम किया है। अब जब पुलिस उन लोगों की कुंडली खंगाल रही थी तो उनमें से जितने भी लोग थे उन पर मामला दर्ज था पहले से ही, क्योंकि उन्होंने छोटे मोटे क्राइम कर रखे थे तो पुलिस की फाइल में उनका नाम भी मौजूद था। लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा था जिस पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं था और वो था डियागो। सभी लोगों ने बताया कि पूरी गैंग का मास्टरमाइंड डियागो है। अब पुलिस डियागो से इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछती है तो पूछताछ से पता चलता है कि तकरीबन 70 के आसपास लोगों को उसने कत्ल कर दिया। पूरा शहर इस बात को सुनकर दंग रह जाता है और लोगों के बीच आक्रोश मचता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसे मौत की सजा दी जाए और लगभग 1 साल के अंदर ही डियागो को मौत की सजा सुनाई जाती है। अब जिस डॉक्टर की फैमिली को डियागो ने मारा था उस डॉक्टर ने कोर्ट में अपील की कि उसे डियागो का सर काट कर दिया जाए, क्योंकि वो डॉक्टर एक फेनोलॉजी साइंटिस्ट था। वो जानना चाहता था कि कैसे क्राइम करते समय उसका माइंड काम करता है। फेनोलॉजी साइंटिस्ट दिमाग की कोशिकाओं से लोगों की सोच जानने की कोशिश करते हैं। तो इस अपील को कोर्ट में मंजूरी दी जाती है और जैसे ही डियागो को फांसी की सजा दी जाती है उसी समय उसका सर धड़ से अलग करके साइंटिस्ट को सौंपा जाता है। फिर उस सर को लिस्बन यूनिवर्सिटी में एक कांच के जार में केमिकल के द्वारा सुरक्षित किया जाता है ताकि वो खराब ना हो और आज भी वो कटा हुआ डियागो का सर उस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये क्राइम की कहानी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी क्राइम कहानियाँ देखने के लिए अपने चैनल क्राइम रिपोर्टेड को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।